बुलेटिन की शुरुआत माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों की मतदाता सूची के समरी रिवीजन से करेंगे। जी हां, पहली खबर 5 का पंच में माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों की मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए स्पेशल समरी कैंप्स आज से शुरू हो गए हैं। ये कैंप 20 अप्रैल तक जारी रहेंगे, जिसके दौरान पूरे जम्मू कश्मीर और देश के बाकी हिस्सों में 20 विभिन्न स्थानों पर विशेष शिविर यानी विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे। आज जम्मू में जगती माइग्रेंट टाउनशिप में इस तरह का पहला कैंप आयोजित किया गया और इस कैंप का दौरा किया है हमारे संवाददाता समीर भट्ट ने। सुबह से वो इस खबर को कवर कर रहे हैं, हम उनका रुख करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि ये पहला कैंप है जो आज आयोजित हुआ है जम्मू माइग्रेंट जगती माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों के टाउनशिप में। हमारे साथ हमारे समीर संवाददाता जुड़ चुके हैं जम्मू से। समीर, मौजूदा वक्त में इस तरह के कैंप की क्या जरूरत थी, ये बताइएगा। कितना फायदेमंद है ये कश्मीरी पंडितों के लिए ये शिविर, और साथ ही साथ ये बताइएगा क्या ये मान के चलें कि जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस तरह की कोशिशें की जाती हैं तो क्या ये मान लिया जाए कि इलेक्शन अब जम्मू कश्मीर यूटी में बहुत जल्द होंगे? देखिए, मैं सिलसिलावार आपको बता दूं। जो सबसे लास्ट में आपने सवाल पूछा उसका मैं पहले जवाब देता हूं कि क्या ये असेंबली इलेक्शंस की इंडिकेशन है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो तैयारियां हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से वो जोरों से है। अगर आप पिछले 5-6 मिनट पीछे चले जाएं तो आप देखेंगे कि न सिर्फ कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए बल्कि जो जैसे डोमिसाइल जिन्होंने अब लिया है, रिफ्यूजीज, जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं, या जो लोग अभी तक जिनको पूरे राइट्स नहीं मिले थे, उनको समरी रीजन के जरिए उनके लिए भी कैंपस लगाए गए। आम लोगों के लिए न सिर्फ कश्मीर वैली में बल्कि जम्मू में भी दूर दराज के इलाकों में भी समरी कैंपस जो लगाए गए हैं। पंचायत लेवल पे लोगों को, जो पंचायत लेवल पे लोग हैं, पंचायत इलेक्शन जो होने वाले हैं इस साल नवंबर में जो है, वो उनके लिए भी तैयारियां की गई, उनके लिए भी कैंपस लगाए गए हैं। तो सरकार, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक कोशिश ये है कि जब भी यहाँ इलेक्शन होंगे, देखिए अगर असेंबली के, विधानसभा के पोल इस साल नहीं होंगे तो अगले साल तो होंगे, कभी ना कभी तो होने हैं जी। अगले साल लोकसभा के पोल्स हैं जी, इस साल पंचायत के पोल्स हैं, फिर डीडीसी के एक के इलेक्शंस है। तो ये इलेक्शंस तो होने ही होने हैं। पंचायत के इलेक्शंस भी होने ही होने हैं, डीडीसी के इलेक्शंस भी होने ही होने हैं, लोकसभा के 24 में पूरे इंडिया में, तो यहाँ जम्मू कश्मीर में होने ही है। पंचायत असेंबली के इलेक्शंस अगर इस साल नहीं तो जिस तरह मैंने कहा अगले साल हो सकते हैं या उसके बाद भी हो सकते हैं। लेकिन तैयारियों की अगर बात करें इलेक्शन कमीशन की तरफ, ये उसी की एक कड़ी है। ये तैयारी है कि जो कश्मीरी माइग्रेंट पिछले 32 सालों से न सिर्फ जम्मू में बल्कि उधमपुर में, बेंगलुरु में, मुंबई में, दिल्ली में, कई जगहों पे रहते हैं, और जो जिनके वोटर नाम नहीं है, जिनके 18+ हो गए हैं बच्चे, लेकिन उनके नाम अभी तक वोटर लिस्ट में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल किसी का बच्चा बाहर जॉब कर रहा है तो उसको अभी तक उसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। तो ये एक एक्सरसाइज है कि वहां पे उनको कैंप लगाए जाएंगे, क्योंकि न सिर्फ जम्मू में यहाँ पे माइग्रेंट कैंप है, जैसे जगती है, पुरखू है, बूटानगर है, बाकी जगह है, यहाँ तो होगा ही होगा। लेकिन बाहर भी मुंबई की स्पेशल टीमें चली गई हैं, यहाँ से रिलीफ डिपार्टमेंट की तरफ से, रिलीफ कमिश्नर डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत सारे स्टाफ चला गया है, जो कि मुंबई गया है, दिल्ली गया है, बेंगलोर गया है, चंडीगढ़ गया है। जहाँ जहाँ कश्मीरी माइग्रेंट रहते हैं, पंडित रहते हैं, वहां पे स्पेशल समरी कैंप वहां पे भी लगाए जाएंगे। और वहां पे जो लोग रहते हैं उनको वहां पे आना पड़ेगा, फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, फॉर्म 6, फॉर्म 8 और फॉर्म 10, जिसके तहत उनका जैसे फॉर्म 6 है उसमें वो अपने नाम ऐड करवा सकते हैं अगर उनका नाम नहीं है। ऐसे कहा जा सकता है कि कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों के लिए ये खुशखबरी है, क्योंकि देश के विभिन्न इलाकों में वो मुकीम है, वहां पर ये टीम जा रही है और उन्हें ये सहूलियात मुहैया कराई जा रही है। तो बहुत अच्छी खबर इसे मानी जा सकती है। इसके अलावा आपने कहा कि जम्मू में भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर कैंप लगाने हैं। आज जगती माइग्रेंट टाउनशिप में ये कैंप आयोजित किया गया। क्या ये बता सकते हैं, कोई आंकड़ा सामने आ पाया है कि आज इस टाउनशिप में लगे कैंप में कितने लोग पहुंचे हैं फॉर्म सबमिशन के लिए, आवेदन करने के लिए? कुछ आंकड़ा निकल कर आ पाया? देखिए, हाँ जी, अभी तक जो मेरी तकरीबन 2 बजे बात हुई थी, उसके बाद बात नहीं हो पाई, लेकिन जो 2 बजे मेरी ऑफिशियल से बात हुई तो उस टाइम तक तकरीबन 88
फॉर्म आए थे जो माइग्रेंट थे वहाँ पे, जिसमें कई लड़के जो थे यंगस्टर्स थे जो 18 प्लस थे, जिनसे हमने भी बात की, जो सुबह सुबह जब हम 10 साढ़े 10 बजे के करीब वहाँ गए थे तो उनसे बात हुई थी। बहुत एक्साइटमेंट में थे वो कह रहे थे कि हमें ये अपॉर्चुनिटी अपने घर के नजदीक, देखिए पहले अगर फॉर्म भरना होता था तो आपको इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जाना है, या ये जो फॉर्म थे वो फिर कश्मीर जाते थे। कश्मीर में जोन थे, जैसे मेरा अगर कोई कुलगाम का रहने वाला हो तो वो कुलगाम फॉर्म जाता था, वहां पे फिर आइडेंटिटी कार्ड बन के आते थे, फोटो आइडेंटिटी कार्ड। तो उसमें क्या था, नाम भी बहुत गलत होते थे, उसमें करेक्शन करनी पड़ती थी और ये प्रोसेस लटकता रहता था। तो जो माइग्रेंट है वो अपना वोट नहीं डाल सकता था, लेकिन अब अपने घर के नजदीक वो जा सकते हैं। आपको वोट ऐड करवाना है, अपना नाम लिखवाना है, नाम दर्ज करवाना है, या करेक्शन करनी है, चेंज ऑफ नेम करना है, डिलीशन करनी है, अपडेशन करनी है, आधार कार्ड के साथ आपको लिंक करवाना है, तो ये जो सारी प्रक्रिया है जो आप वहां पे करवा सकते हैं। एक फॉर्म भरना है फोटोग्राफ के साथ। उसके बाद जब ये कैंपस का जो सिलसिला है, क्योंकि ये 20 तक चलेगा, जो ऑफिशियल्स ने कहा कि 20 के बाद तकरीबन 8 दिन तक इसका पूरा खाका इसको खंगाला जाएगा, पूरा देखा जाएगा। उसके बाद वोटर आइडेंटिटी कार्ड्स लोगों को दिए जाएंगे और वो आइडेंटिटी कार्ड्स भी इसी तरह कैंपस लगाए जाएंगे और वहां पे लोगों को जाना पड़ेगा, अपना नाम पता देना पड़ेगा और वहां पे अपनी आइडेंटिटी देनी पड़ेगी। आगे आने वाले दिनों में जो कैंप्स आयोजित किए जाएंगे, खासकर जम्मू के विभिन्न इलाकों में, वहां लोगों तक अगर कश्मीरी पंडित माइग्रेंट तक पहुंचना है तो इसकी इत्तला उन्हें कैसे दी जा सकेगी, कैसे दी जा रही है इत्तला, ताकि वो शिविर जो आयोजित किया जा रहा है उसमें पहुंच जा रहे हैं और वो फॉर्म सबमिट कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये एक अच्छा सवाल आपने पूछा सना, और इसके लिए रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट ने मीडिया को बहुत इन्वॉल्व किया है, सोशल मीडिया, टेलीविजन मीडिया को बहुत इन्वॉल्व किया है, और उसके साथ साथ सोशल मीडिया को, खासकर ट्विटर हो, फेसबुक हो, इसी तरह से जो बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। और लोगों को खासकर रेडियो, टेलीविजन और बाकी जितने भी मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है वहां से उनको दिया जाता है, उनको एक ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि फलानी, जैसे आज जगती में था तो पिछले कई दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर ये कहा जाता था कि आपको जगती में ये कैंप लग रहा है। कल जैसे फॉर एग्जाम्पल तालाब तुल्लू में ये कैंप है, या मुट्ठी कैंप में है, या पुरखू कैंप में है, तो उसकी डेट्स भी दी गई है, जगह जगह पे पोस्टर भी लगाए गए हैं, जगह जगह पे फॉर्म्स जो लोग जो है एक दूसरे को इन्फॉर्म कर रहे हैं, थ्रू व्हाट्सएप कर रहे हैं, थ्रू सोशल मीडिया कर रहे हैं। तो कोशिश है रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट की, इलेक्शन कमीशन की, कि ज्यादा से ज्यादा कश्मीरी माइग्रेंट जो एलिजिबल वोटर्स हैं 18 प्लस वो वहां तक पहुंचे। करना चाहेंगे समीर आपसे ये कि चूंकि माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों के लिए ये कैंप आयोजित किए जा रहे हैं और आपने सुविधाओं को लेकर कहा कि जाहिर सी बात है जो जहां होम टाउन है वहां से निकलकर अगर वो दूसरे मकाम पे रह रहे हैं तो ये सहूलियात उनके दरवाजे तक, अगर गलत नहीं होगा, दरवाजे पे मिल रही है। ऐसे में जो जगदी माइग्रेंट टाउनशिप में जो लोग आज अनुदान करने के लिए पहुंचे थे, आवेदन करने के लिए पहुंचे थे, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया, रिएक्शन, प्रतिक्रिया क्या थी उनकी? जो हमने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी, इससे बड़ी अच्छी बात कोई भी नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा कि ये जो उनको घर के सामने ही बिल्कुल कोई 10 कदम भी चलना नहीं है और आपको फॉर्म भरना है और उसके बाद आपको, तो इससे बढ़कर खुशी क्या होगी। पहले मैंने जिस तरह कहा कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता था, हमने खुद देखा। देखिए, बहुत सारे कश्मीरी माइग्रेंट मैंने तो पिछले कई सालों से असेंबली कवर, कई सालों से लोकसभा कवर की है, डीडीसी पोल्स के, पंचायत पोल, लेकिन कश्मीरी माइग्रेंट जो हमेशा बहुत कम वोट दे पाते थे क्योंकि उनके वोटर लिस्ट में नाम नहीं होते थे। जब भी वो वोटर लिस्ट में जब वो जाते थे जोन तो नाम होते नहीं थे, बिकॉज उनको जो है कश्मीर से फॉर्म आना था, कश्मीर से आता था और उसमें नाम नहीं होता था, उनको वोट नहीं दे पाते थे। लेकिन अब की बार सरकार चाहती है कि जब इलेक्शन होंगे उससे पहले ही 100% कश्मीरी माइग्रेंट हो या आम लोग हो, इसमें कश्मीरी माइग्रेंट की बात नहीं है, कोई भी कम्युनिटी के जम्मू कश्मीर का जो भी वोटर है, एलिजिबल वोटर, वो वोट दे सके। उसके लिए ये जो एक्सरसाइज है वो चल रही है, मैसिवली चल रही है। इलेक्शन कमीशन चाहता है, बड़े पैमाने पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये अब जो है वो जारी है, 20 अप्रैल तक ये प्रक्रिया जारी रहेगी। ऐसे में ये उम्मीद लगाई जा सकती है, ये अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में जो वोटर्स रह जाते थे अपने हक रायदही का या वोट का अधिकार देने से, वो अब शायद ऐसा नहीं होगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से जानकारी समीर देने के लिए। फिलहाल इसी के साथ 5 का पंच में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में लगभग 1 लाख किसान अपनी मांगों को लेकर पहुंचे हैं। 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों से किसान पहुंचे हुए हैं दिल्ली, जिनमें उत्तर प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर के किसान भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के किसान तहरीक के सेक्रेटरी मंजूर अहमद ने न्यूज 18 पर किसानों के मसाइल पर हमारे संवाददाता शहजाद से भी बातचीत की है। तो क्या है किसानों के मुद्दे जिसके लिए इन किसानों ने दिल्ली तक का सफर किया है, जानने के लिए रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ हमारे संवाददाता खुर्रम शहजाद जुड़ रहे हैं। खुर्रम, आप सुबह से किसानों के इस मंच को कवर कर रहे थे। रामलीला मैदान में ये तमाम किसान बैठे हुए, विभिन्न राज्यों से इन्होंने दिल्ली तक का सफर किया है। खासकर जम्मू कश्मीर के किसानों की अगर बात करें तो किन मुद्दों को लेकर ये रामलीला मैदान पहुंचे? देखिए, किसानों के तो पूरे देश भर में वही मुद्दे हैं जो जम्मू कश्मीर के किसानों के हैं। बस क्योंकि फसलें अलग अलग हैं तो उनकी मांगे भी अलग अलग हैं। जैसे खास तौर से जो जमीन की मांग है, तरीके से जम्मू कश्मीर में लैंड रिफॉर्म हुए और 370 और 35A का खात्मा हुआ। उसके बाद वहां पर जो बाहर के लोग हैं उनको जमीन खरीदने की आसानी हो गई। वहां पर जाकर के जमीन बाहर के लोग खरीद सकते हैं। इसको लेकर के जम्मू कश्मीर के किसानों की एक मांग है कि उनको उनकी जो जमीन का प्रोटेक्शन है, उनका जो तहफ्फुज है, वो उनको मिलना चाहिए। ये क्योंकि महाराजा हरि सिंह के जमाने में ये तमाम चीजें दी गई थी, खासतौर से नौकरी और जो जमीन की बात है। क्योंकि खुद डॉक्टर करण सिंह ने एक बार मुझसे इंटरव्यू के दौरान कहा था कि महाराजा हरि सिंह ने अगर वो जमीनों को प्रोटेक्शन ना करते, अपने लोगों के लिए ना रखते, तो फिर तमाम पंजाब के लोग ले जाते, और वो नौकरियों का प्रोटेक्शन ना करते तमाम बंगाल के लोग इन नौकरियों पर कब्जा कर लेते। तो उन्होंने एक प्रोटेक्शन रखा था। तो इसको लेकर के जम्मू कश्मीर के किसान खास तौर से जंतर मंतर आए थे। सेब के क्योंकि वहां पर बागात हैं, सेब की खेती होती है, तो उसको लेकर के जो रोड का मसला है कि वहां से जिस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है वो बीच में फंस जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है। उस पर किसानों का आरोप था कि कारपोरेट्स की जो कंपनियां हैं उनके साथ मिली भगत के जरिए से वो रोड बंद कर दिया जाता है, और उसके बाद किसानों को औने पौने दाम अपना सेब, अपना फल वो बेचना पड़ता है। फूड प्रोसेसिंग की बात है। इसी तरीके से जो किसानों के ऊपर कर्जे हैं उसको माफी को लेकर के जो चाहे वो जम्मू कश्मीर के किसान हो, चाहे वो दूसरे राज्यों से जुड़े हुए किसान हो, क्योंकि अगर देखें रामलीला मैदान में बहुत बड़ी संख्या किसानों की आई, 1 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे। उसमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के लोग थे, और गुजरात से लेकर के असम के गुवाहाटी तक के जो किसान थे वो वहां पर पहुंचे थे। और सबका ये कहना था कि सरकार ने वादा किया था, MSP को लेकर के वादा किया था। जम्मू कश्मीर के किसानों का कहना है कि उन्हें भी MSP चाहिए, मिनिमम जो है सपोर्ट प्राइस उनको मिलना चाहिए। 1.5 गुना जो है उनकी जो लागत आती है, जो फसल तैयार होती है, लागत का 1.5 गुना मिलना चाहिए। तो एक ये बड़ी बात है। अभी कल ही जम्मू कश्मीर और हिमाचल के जो संघ है उसकी तरफ से जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया गया। मांग क्या थी? GST कम की जाए, जो जिस तरीके से दरामद होती है उस पर जो शुल्क लगता है उसको कम किया जाए। तो ये तमाम चीजें, बहुत सारी मांगे हैं, और तो सभी देश के विभिन्न राज्यों से किसान पहुंचे हैं। यूटी जम्मू कश्मीर के किसान भी बड़ी तादाद में पहुंचे हैं रामलीला मैदान में अपनी मांगों को लेकर। वो एक तरह से कहा जाए कि विरोध भी से समझा जा सकता है और आवाज उठाना भी समझा जा सकता है। खुर्रम, कोई बड़े नेता का जिक्र कीजिए कि कोई बड़े नेता, किसान नेता इस रामलीला मैदान में संबोधन करते हुए दिखाई दिए, या इसके अलावा अगर पॉलिटिकल लीडर की बात तो क्या इस किसान रैली में किसी राजनेता या किसी सियासी लीडर ने भी शिरकत की? देखिए, ये जो पूरा आयोजन था ये लेफ्ट संगठनों की तरफ से था, और इसमें जो लेफ्ट की विचारधारा से जो प्रेरित किसान संगठन है, खासतौर से जैसे बड़े किसान लीडर हैं, हन्नान मल्ला हैं, या फिर अशोक हैं, या फिर पॉलिटिकल लीडर में आप कहें कि सीताराम येचुरी हैं, वो जरूर पहुंचे थे। यूसुफ तारागामी को पहुंचना था लेकिन वो नहीं पहुंचे। उनकी जगह पर मंजूर अहमद जो सेक्रेटरी हैं किसान तहरीक के, जम्मू कश्मीर किसान तहरीक के, वो पहुंचे थे। और इसी के अलावा जो से जुड़े हुए किसान हैं वो भी पहुंचे थे। कल ही वो लोग यहां पर पहुंच गए थे। इस प्रदर्शन को देखते हुए बहुत बड़ी तादाद में किसान आए, और सरकार पर एक दबाव बनाने की कोशिश की गई, और ये साथ ही साथ ये चेतावनी भी दी गई कि सरकार जो किसानों की मांगे हैं, चाहे वो MSP की मांग हो, चाहे कर्जों की माफी की मांग हो, चाहे वो सस्ती बिजली की बात हो, या फिर वो खाद के ऊपर जो उन्हें GST देना पड़ता है, महंगी खाद खरीदनी पड़ती है, महंगा बीज खरीदना पड़ता है, उन तमाम बातों पर सरकार ध्यान दे। और खासतौर से जो कमीशन है, जिस तरीके से कहा गया था कि 1.5 गुना तक लागत तक आप जी ठीक है, जाहिर सी बात है। तो किसानों के कई मुद्दे हैं।
लेकर किसान अपनी आवाज एक बार फिर से बुलंद करने के लिए रामलीला मैदान में पहुंचे हैं, क्योंकि दिल्ली में कहा जाता है कि अगर बात की जाए तो वो बड़ी आसानी से करीब तक पहुंचती है। बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे 5 का पंच में। अगली खबर हिमाचल प्रदेश से है। हिमाचल बीजेपी के नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम ठाकुर ने सीएम सुक्खू को कंपटीशन की चुनौती दी है। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि सीएम को अगर घमंड है तो किसी भी मुद्दे पर हमसे कंपटीशन कर लें। हुआ ये कि आज सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने शिमला नगर निगम संशोधन विधेयक को लेकर हंगामा शुरू किया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि गलत तरीके से बिल लाकर उस सदन से पारित करवाया गया। निगम की सीटें घटाने का फैसला भी गलत है और रिजर्वेशन रोस्टर भी गलत मंशा से तैयार किया गया है। नेता प्रतिपक्ष ने रातों रात 11,000 नए वोटरों को जोड़ने का आरोप भी लगाया और हंगामा फिर करते हुए विपक्ष सदन से वॉकआउट कर गया। इसके बाद सत्ता पक्ष की तरफ से जयराम सरकार में हुई HPSSC में धांधली यानी हिमाचल प्रदेश सिलेक्शन कमीशन को लेकर मुद्दा भी उठाया गया, जिस पर सीएम ने कहा कि विपक्ष इसलिए वॉकआउट कर गया क्योंकि वो HPSSC के मुद्दे पर तैयारी करके ही नहीं आया था। सीएम के इस बयान पर पूर्व मंत्री बिक्रम ठाकुर ने उन्हें चुनौती देते हुए कहा कि सीएम अगर अपनी तैयारी पर घमंड है तो हमसे कंपटीशन कर ले। वहां पर बहुत बड़ी संख्या, हजारों की संख्या में वोट बनाने की प्रक्रिया को अधिकारी को कहा गया। 11,000 के करीब नए वोट यहां शिमला कॉरपोरेशन के बना दिए गए। और दूसरी बात, 41 से 34 सीट्स करना, कॉरपोरेशन के वार्ड्स करना, यह अधिकार सरकार का नहीं, यह चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग ने व्यवस्था तय कर दी थी पहले 41 सीट्स के लिए, और उसके बावजूद उसको विड्रॉ करके नए तरीके से 34 सीट्स को बनाने के लिए प्रक्रिया पूरी करके जो है कल बिल लाया। और उसका कि महिलाएं जहां सबसे कम संख्या है वो वार्ड आरक्षित कर दिए, और शेड्यूल कास्ट के लिए भी उल्टा फॉर्मूला, जो पहले जो फॉर्मूला एग्जिस्ट करता था उस फॉर्मूले के रिवर्स कर दिया। वो क्यों किया गया? ताकि इनको लाभ मिल सके। लेकिन उन्हें लगता है कि जब तक हम वॉकआउट नहीं करेंगे हमारी खबर नहीं बनेगी। ठीक है, खबर बनाने के लिए आपने वॉकआउट करना अच्छी बात है, लेकिन सदन में भी तो कुछ कंट्रीब्यूट करें। सदन में भी आगे बताएं कि सरकार की नाकामियां क्या है। चर्चाओं से भागना नहीं चाहिए। आज का जो मुझे लगा है, जिसके पीछे राजनीतिक मुझे लग रही है, वो ये है कि जो सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में जो धांधलियां हुई हैं, सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में जो पेपर बिके हैं और जो पेपर की कीमत तय हुई है, उसमें किसी न किसी तरह से जब इनकी सरकार थी उस चर्चा से भाग लेने के लिए ये तैयारी करके नहीं आए। सारी चीजों की तैयारी की जाती है और हम तैयार होके आते हैं, लेकिन हमें ये पता होता है कि आज हमने बोलना है या प्रोटेस्ट करना है। बाकी अगर मुख्यमंत्री को इतना अपने आप पे घमंड है कि मेरे को बड़ी ज्यादा तैयारी करनी आती है, तो ये आ जाए, कोई कंपटीशन कर ले हमारे साथ। नहीं, वो तो सदन के भीतर उन्होंने कहा कि जब बिल आया था नगर निगम संशोधन के, तब तो किसी ने ना पॉइंट ऑफ ऑर्डर मांगा ना चर्चा में हिस्सा लिया। 60 के बाद दोबारा सदन में नहीं जाते, उनको पता होना चाहिए इस बात का। और वो खुद सदन में कितना रह रहे हैं, उनको तो सूरत से आने का समय नहीं है। एक मुख्यमंत्री के नाते संवैधानिक पद पे होने के बावजूद वो कैसे व्यक्ति के साथ कहां जा रहे हैं, उनको इन बातों की तरफ ध्यान देना। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस वक्त, रणवीर सिंह। चूंकि हम जानते हैं कि जब से सदन की कार्यवाही शुरू हुई है, कोई ऐसा दिन गुजरा नहीं कि जिस दिन हंगामा सदन के फ्लोर पर ना देखा गया हो। ना सिर्फ फ्लोर पर बल्कि बाहर विपक्ष वॉकआउट करते हुए भी देखा गया। तो कितनी बार विपक्ष का ये वॉकआउट हुआ, ये भी जानने की समझने की जरूरत है। रणवीर, आज का जो मुद्दा है ये कहां से हुआ कि बात कॉम्पिटिशन तक पहुंच गई? जी हाँ, देखिए, हालांकि ये जो संशोधन लाया गया था विधेयक में, इसको पारित कर दिया गया है। जो नगर निगम के जो वार्ड थे वो 41 से वो 34 कर दिए गए। पूर्व सरकार ने 34 से बढ़ाकर 41 किए गए थे। इसको लेकर देखिए, एक यहाँ पर सत्ता पक्ष की तरफ से ये दलील दी गई, जब ये विधेयक पेश किया गया था, जब इस पर चर्चा होनी थी, उस वक्त तो विपक्ष की किसी सदस्य ने चर्चा में हिस्सा नहीं लिया। अब जब विधेयक पारित हो गया है, वो कानून का हिस्सा हो गया है जो संशोधन लाया गया था, अब इस पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर किस लिए मांगा जा रहा है, क्यों इस पर जो है बातचीत होनी चाहिए। लेकिन फिर भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो है वो मांगा गया था रणधीर शर्मा की तरफ से,
वो उन्हें दिया भी। नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात भी वहां पर कही। विपक्ष को ये आपत्ति थी। नेता प्रतिपक्ष ने, हमने साउंड बाइट में दिखाया भी कि नेता प्रतिपक्ष ने क्या कहा कि रोस्टर को लेकर उन्होंने सवाल उठाया, तरीका गलत है जो आरक्षित की गई है सीटें, रोस्टर को लेकर उन्होंने आपत्ति जताई। और जो नियम कायदा, वो कह रहे थे कि ये जो है ये निर्वाचन आयोग के परव्यू में आता है, तो कैसे जब व्यवस्था हो गई थी फिर बदल दिया गया, फिर परिवर्तन इसमें किया गया और रातों रात हजारों वोटर जो है बनाए गए। 11,000 के करीब जो है संख्या यहाँ पर बताई। तो लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से ये दलील दी गई कि जब तो इसको लाया गया था चर्चा के लिए, उस वक्त तो विपक्ष ने हिस्सा नहीं लिया, एक भी सदस्य ने हिस्सा नहीं लिया। पिछले कल हमने देखा कि पूरा दिन सदन में विपक्षी नहीं आए। आज का दिन भी ऐसे ही गया। प्रश्नकाल तक कार्रवाई सदन की सुचारू रूप से चली। उसके बाद 15 मिनट ही हुआ था, मात्र सवा घंटे तक जो है विपक्ष सदन में रहा, लेकिन उसके बाद सदन के बाहर नारेबाजी करते हुए चले गए। तो सत्ता पक्ष का ये कहना था कि आज नियम 130 के तहत 4 जो कांग्रेसी विधायक हैं उन्होंने चर्चा लाई थी। जो कर्मचारी चयन आयोग में जिस तरह से भर्तियां हुई है पिछले 3 सालों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में, तो वहां पर व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ। तो जाहिर सी बात है कि आज हमलावर जो है होने का जो दिन था, आज सत्ता पक्ष का था। विपक्ष वहां पर मौजूद नहीं थे क्योंकि पूर्व सरकार के समय में ये सब हुआ। पुलिस पेपर भर्ती मामला हुआ जी। वो पेपर लीक हुआ, फिर जीओआईटी का पेपर लीक हुआ। अब जब तो क्या ये माने कि पूरी सोची समझी रणनीति के साथ विपक्ष की तरफ से ये एक्शन लिया गया, तैयार किया गया कि वो सदन से वॉकआउट ही कर देंगे क्योंकि एचपीएसएससी का मुद्दा उठाना था। और हम ये जान रहे हैं कि इसको लेकर विरोध भी होने लगे, सड़कों पर भी छात्र उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि अभी कुछ हफ्ते पहले हमने देखा था कि छात्रों ने सड़क पर प्रदर्शन किया और उन्होंने यात्रा भी शुरू की थी। तो क्या ये माने कि जहां विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर रहा है तो सत्ता पक्ष भी पीछे नहीं है कि वो विपक्ष की जो खामियां थी उनके सरकार में उन्हें भी उजागर कर रहा है? जी देखिए, आज सत्ता पक्ष के पास मौका था क्योंकि जो सामने आई है घटना है, जो जांच चल रही है, जो पेपर लीक हुआ था, कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर दिया गया, उसमें बहुत सारे तथ्य जो है सामने आ रहे हैं। उसमें तो ये भी निकल कर आया है कि उससे पहले जो परीक्षाएं हुई थी पूर्व में, उनके पेपर भी लीक थे। एक परीक्षा होने वाली थी, प्रस्तावित थी कला अध्यापक के, वो पर्चे भी लीक थे। तो इस मामले पर जो है जाहिर सी बात है कि जो पूर्व में सरकार रही है वो निशाने पर सत्ता पक्ष की थी। तो लेकिन विपक्ष ने जो वॉकआउट किया, विपक्ष ने अपना बिल्कुल तो कहा जा सकता है कि विपक्ष के वॉकआउट से कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष का जो स्टैंड है वो मजबूत होते हुए दिखाई दे रहा है। उन्होंने सीधे तौर पर ये कह दिया कि उनकी तैयारी नहीं थी, इसलिए सत्ता पक्ष ये कह रहा है, इसलिए विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या एचपीएसएससी का मुद्दा एक बार फिर से सत्ता पक्ष सदन में उठाने की कोशिश करती है या नहीं। बहुत शुक्रिया रणबीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर तफसील के साथ जानकारी देने के लिए। फिलहाल 5 का पंच में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए News 18 JKLH। नमस्कार।